आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नीति शास्त्र का क्या इतिहास रहा है। जिससे मनुष्य का सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ, उसके साथ ही नीति शास्त्र का भी उदय हो गया। और नीति शास्त्र के स्वरूप के बारे में मैंने आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप लोगों को पहले वीडियो में बताए थे। अब नीति शास्त्र के स्वरूप के संबंध में एक परिभाषा दी जाती है। मैं उसकी आप लोगों को व्याख्या करके बताना चाहूँगी ताकि आप लोग बारीकी से जान सकें कि नीति शास्त्र वास्तविक रूप से क्या है। तो नीति शास्त्र वह आदर्श मूलक व मानकीय विज्ञान है जिसमें सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्म पर निष्पक्ष व व्यवस्थित रूप से विचार करके उनके संबंध में उचित अनुचित शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए मापदंड या आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं। अब इसको मैं टुकड़ों में विभाजित करके आप लोगों को बताना चाहूँगी। आपने अगर वेस्टर्न फिलॉसफी में देकार्ते पढ़ा है तो देकार्ते की भी एक प्रणाली थी कि किसी समस्या को उसके सरलतम अवयवों में या टुकड़ों में बांट लेना ताकि उस समस्या के हर पक्ष पर गहराई से विचार किया जा सके और उसको समझा जा सके। ये देकार्त की जो मेथड है वो मैं यहाँ इस परिभाषा में आप लोगों पर अप्लाई करना चाहूँगी कि इस परिभाषा को टुकड़ों में तोड़कर और इसको समझा जा सके। सबसे पहले तो नीतिशास्त्र एक विज्ञान है। ये विज्ञान क्यों है? विज्ञान की क्या विशेषता होती है बच्चों? विज्ञान में किसी भी समस्या का या किसी भी घटना का पूर्ण रूप से क्रमबद्ध और व्यवस्थित विवेचन किया जाता है तथा निष्पक्ष रूप से सत्य का अनुसंधान किया जाता है। ये एक विज्ञान की विशेषता है। क्या ये विशेषताएं नीतिशास्त्र पर लागू होती है? बिल्कुल, नीतिशास्त्र पर ये विशेषताएं लागू होने के कारण ही इसे विज्ञान कहा जाता है। नीतिशास्त्र में भी मनुष्यों के जो जीवन में आने वाली जो समस्याएं, नैतिक समस्याएं हैं, उनके संदर्भ में पूर्ण रूप से क्रमबद्ध और व्यवस्थित विवेचन किया जाता है और मनुष्य की क्षमताओं और उसके स्वभाव के आधार पर जो उसके संबंध में समाधान है उसे खोजने का प्रयास किया जाता है, पूर्णतः प्रायोगिक और तर्कपूर्ण तरीके से। और कहीं ना कहीं आदर्श जो मापदंड है, जो मापदंड स्थापित किए जाते हैं नीतिशास्त्र में, उनके आधार पर, तर्क के आधार पर और प्रयोगों के आधार पर उसकी निष्पक्ष जांच की जाती है कि समाधान है वो कहाँ तक लागू किए जा सकते हैं सार्वभौमिक रूप से और कहाँ तक ये लागू नहीं किए जा सकते। तो ये जो प्रयोग, नियमबद्ध, क्रमबद्धता, पूर्णतः व्यवस्थित जो क्रमबद्ध अध्ययन है, ये सब जो विज्ञान की विशेषताएं हैं वो कहीं ना कहीं नीतिशास्त्र में भी लागू की जाती है, क्योंकि इसमें भी समस्याओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करके उसके समाधान को खोजा जाता है, वो भी प्रयोगों के द्वारा। अब दूसरी बात है, ये किस प्रकार का विज्ञान है? यह क्या विवरणात्मक विज्ञान है जिसका उद्देश्य केवल एक विवरण देना, किसी भी तथ्य का विवरण देना होता है? नहीं, यह आदर्शमूलक और मानकीय विज्ञान है। सबसे पहले बच्चों हम ये डिफरेंस समझेंगे कि विवरणात्मक विज्ञान और आदर्शमूलक विज्ञान में क्या अंतर है। विवरणात्मक विज्ञान में किसी विषय वस्तु या घटना का जैसी वह है उस रूप में वर्णन कर दिया जाता है। जैसे कि वनस्पति शास्त्र में पेड़ पौधों का वर्णन किया जाता है, उनका सुंदर, कम सुंदर, अति सुंदर के रूप में उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता। दूसरा, मनोविज्ञान में भी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है। उन मानसिक क्रियाओं का उद्गम क्या है, जैसे हमारी इच्छाएं, भावनाएं, संकल्प है, उन मानसिक क्रियाओं का उद्गम है। परंतु वो क्या मानसिक जो क्रियाएं हैं, क्या वो जो हमारी भावनाएं हैं, क्या वो इच्छाएं हैं, क्या वो उचित है, क्या अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, ऐसा कहकर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो मनोविज्ञान भी कहीं ना कहीं विवरणात्मक विज्ञान है। जबकि नीतिशास्त्र है वो आदर्शमूलक या मानकीय विज्ञान है। मानकीय विज्ञान या आदर्शमूलक विज्ञान क्या होता है? इसमें किसी भी चीज़ का आदर्श या मानक के मापदंड के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है कि ये चीज़ आदर्श या मापदंड के कितने अनुरूप है या कितनी प्रतिकूल है। तो ये जो नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और तर्कशास्त्र, ये तीनों मानकीय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक आदर्श या मानक के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है कि ये जो चीज़ है ये मानक के कितने अनुरूप है, कितने प्रतिकूल है। उस आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये अगर अनुकूल है तो वो शुभ और प्रतिकूल है तो अशुभ, और अनुकूल है तो उचित, प्रतिकूल है तो अनुचित। जैसे कि तर्कशास्त्र में जो हमारे दैनंदिन जो भाषा में युक्तियाँ हम जो प्रयोग लेते हैं, वाक्य जो प्रयोग लेते हैं,
उसके इन वाक्यों के लिए कुछ मापदंड स्थापित किए जाते हैं जिसके आधार पर इनकी सत्यता की आगे जांच की जा सके। और शास्त्र में कुछ जो सुंदरता के जो मापदंड हैं उसके आधार पर यह बताया जाता है कि चीज़ कम सुंदर, अत्यधिक सुंदर, अति सुंदर या एवरेज ये क्यों है, कि इसके क्या आधार है। उन आधारों की और उन मापदंडों की चर्चा की जाती है और मापदंड स्थापित किए जाते हैं। और नीति शास्त्र में आदर्श, मानक और मापदंडों के आधार पर किसी चरित्र के शुभ और अशुभ और किसी कर्म को उचित या अनुचित कहने के आधार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं आदर्श मूलक या मानकीय विज्ञान साबित होते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों ने अगर मेरी परिभाषा पे गौर किया होगा कि यह वह आदर्श मूलक व मानकीय विज्ञान है, ये हम चर्चा कर चुके, जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मनुष्यों के आचरण या ऐच्छिक कर्म। अब यहाँ तीन बातें निकल कर आती है, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मनुष्य और सामान्य मनुष्य का आचरण या ऐच्छिक कर्म। तो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले का क्या तात्पर्य है? हम उसी मनुष्य के मनुष्य के आचरण या ऐच्छिक कर्म को मूल्यांकन के अंतर्गत रखते हैं जो सामान्य हो, जो पागल है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और जो छोटा बालक है, जैसे बहुत छोटा जिसमें ये चेतना ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और तीसरा जो पशुओं के जो कर्म है, इनको नीति शास्त्र के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो सामान्य मनुष्य मतलब जो कि चेतनवश अपना काम कर सकते हैं, चेतना के अंतर्गत अपना काम कर सकते हैं, उनके कर्मों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। और किस प्रकार के कर्मों को? ऐच्छिक कर्मों को। मनुष्य के कर्मों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक कर्म वो होते हैं जिन पर हमारा किसी प्रकार का कंट्रोल या वश नहीं रहता, और जो कर्म स्वतः स्वाभाविक हो जाते हैं, जैसे रक्तचाप बढ़ना, हृदय की धड़कन बढ़ना, ये सब शारीरिक क्रियाएं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो जहाँ हमारा नियंत्रण ही नहीं होता उन्हें अनैच्छिक कर्म कहा जाता है। और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं, वो बच्चों, छोटे बच्चे जो हैं वो, और पशुओं के कर्म अनैच्छिक कर्म के अंतर्गत ही रखे गए हैं, इसलिए उनको नीति शास्त्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। जबकि ऐच्छिक कर्म वह है जो मनुष्य सोच समझकर अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना के अंतर्गत करता है। उसको ये पता होता है कि वो उचित कर्म कर रहा है या अनुचित कर्म कर रहा है, या वो कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब उसको ये भान और ये ज्ञान होता है, उसकी चेतना को ये समझ होती है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे मेरे द्वारा किए गए कर्म से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मेरे कर्म से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब उसको ये कॉन्शियसनेस, चेतना होती है, तो इस प्रकार के सामान्य मनुष्य का जो ऐच्छिक कर्म है, इसको नीति शास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें भी ऐच्छिक कर्म में भी दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक जो मनुष्य सोच समझ कर करता है चेतना के साथ, दूसरे होते हैं जो अभ्यास वश किए जाते हैं। जैसे कई लोगों जैसे स्टार्टिंग में किसी ने एक बार चोरी कर ली और फिर उसकी आदत पड़ गई बार बार वो कार्य करने की, या किसी एक कंजूस व्यक्ति है जिसने एक बार पैसे की बचत की और बार बार उस कर्म को किए जा रहा है। तो ये जो आदत पड़ी है बच्चों को, कहीं ना कहीं उसने प्रारंभ में जब वो कर्म किया पहली बार, तब उसे जानकारी थी कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ। तो ये जब अभ्यास पढ़ने से पहले जो उसने पहली बार कर्म किया, उस समय के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आगे वो जो प्रोसेस में पूरे में वो कर्म करे ही जा रहा है आज भी, तो वो कहीं ना कहीं प्रारंभ में उत्तरदायी था और आज भी उत्तरदायी है। तो ऐच्छिक कर्म में दो प्रकार, क्योंकि सचेतन कर्म जो चेतना के साथ कर रहा है उसके लिए भी वो नैतिक रूप से उत्तरदायी है, और एक वो जो अभ्यासवश कर रहा है उसके लिए भी वो पूर्णतया उत्तरदायी है। अब अगली बात यह है कि सामाजिक एक ऐसे मनुष्य के कर्म को नैतिक रूप से मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाता है जो सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको इतिहास में बताया था कि जब सभी मनुष्यों ने मिलजुल कर समाज का निर्माण किया और कुछ ऐसे नियम या जो मानक है वो स्थापित किए, जिसके आधार पर भी मनुष्य की इच्छा और रुचि के कारण जो संघर्ष उत्पन्न होता है उनका समाधान किया जा सके। तो ये जो प्रारंभ में एक दूसरे से मिलकर रहना सामाजिक रूप से प्रारंभ हुआ, तो यहीं से मनुष्य के जो एक मनुष्य का कर्म जो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, एक मनुष्य द्वारा की गई क्रिया से जो दूसरा प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे मनुष्य के कर्म को नीति शास्त्र के अंतर्गत मूल्यांकित किया जाता है।
और इसमें परिभाषा में भी मैंने आपको तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है कि वह आदर्श मूलक में मान के विज्ञान है जो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, सामाजिक जीवन मतलब जिसके जो समाज में रहकर अपना कर्म कर रहा है और उसके कर्म दूसरे को प्रभावित